हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपका एग्जाम भी मस्त गया होगा। दोस्तों, 31 अगस्त का प्रथम और सेकंड दोनों शिफ्ट का पेपर आ चुका है। थोड़ा सा मुझे पेपर लेट मिलता है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो आपको लेट से प्रोवाइड करवा पाते हैं, किंतु कोई बात नहीं, जैसे भी होगा मैनेज कर लिया जाएगा। लेट ही सही पर सही तरीके से और सही ढंग से उसका विश्लेषण किया जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका जो है वो आपका 31 अगस्त प्रथम शिफ्ट का पेपर है और प्रश्न नंबर 66 से मैथ का क्वेश्चन शुरुआत होता है, जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या है, डीआई का है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कह रहा है कि 5 राज्यों द्वारा इस्पात के उत्पादन के संबंध में पाई चार्ट का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि राज्य डी द्वारा इस्पात के उत्पादन के संगत केंद्रीय कोण क्या है, यानी कि केंद्रीय कोण पूछा है और डी कहाँ पे है, डी बिंदी वाला है, यहाँ पे है, ये डी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका, डी है। तो डी कितना है, तो डी आपका है 190। डी कितना आपका है, तो डी आपका है 190। ठीक है, डी आपका 190 है। कितना में से है, तो सबको जोड़ दीजिए, तो जीरो, उसके बाद से 8 7 15 15 5 20 और 20 10 30, 30 के जीरो, कैरी कितना आपका 3, और उसके बाद से कितना हो जाएगा आपका 2 और 1 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10, कितना 1000। और प्रतिशत में पता करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन अंश में पता करना है तो इसीलिए 360 से मल्टीप्लाई, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 36 और 19 का मल्टीप्लाई कीजिए। 36 और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 4, और फिर कितना 19 3 57 68, कितना 68, बटा में क्या है 10 है, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा 68.4 डिग्री। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, 67, यहीं पे लिखा है 67। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं आपको ताकि आपको दिखे, यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे है आपका 67वां प्रश्न। कह रहा है कि यदि 4200 का 30%, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 4200 का 30%, 30%, 30/100, ठीक है, प्लस 2400 का 35%, 2400 का 35%, तो 35/100। फिर आगे क्या लिखा है, 4200 का x% बराबर 4200 का कितना प्रतिशत, x%, तो x बटा क्या हो जाएगा 100, क्या, और x का मान बताना हमको। ठीक है, बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिएगा ये आपका 30 है ना, 30 है। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ देखिए 2 0 से 2 0, और यहाँ भी 2 0 से 2 0। तो 42 420 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 दूना 6 और 4 3 12, 1260, प्लस 35 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना मिलेगा आपको, 4 25 840, कितना मिलेगा 840, बराबर कितना होगा 42x। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 12 8 20 2100, कितना मिलेगा 2100 बराबर कितना 42x। इसको हल करेंगे तो 21 दूना 42 और 50 दूना 100, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न को थोड़ा सा साइड में मैं कर लूँ, फिर से एक डीआई का प्रश्न है। ठीक है, एक डीआई का प्रश्न है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। कह रहा है कि यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय को प्रतिशत में दर्शाता है। यदि परिवार की कुल मासिक आय 42,500 है तो चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए।
क्या प्रश्न पूछा है कि बाल शिक्षा के लिए कटौती और मकान किराए के लिए कटौती के बाद परिवार की कुल मासिक आय रहती है। तो देखिए शिक्षा के लिए कटौती कितना है 23%। शिक्षा के लिए कितना आपका है 23%। तो शिक्षा के लिए आपका कितना हो गया 23%। और क्या है आपका मकान किराया, मकान किराया कितना है 18%। तो 18% टोटल कितना हो जाएगा 23 और 18 आपका हो जाएगा कितना 41%। और बाकी जितना बचा है कटौती के बाद, इसके कटौती के बाद कितना बचा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो 100% में से आपका 41% निकल गया, कितना बचा आपका 59%। बोलिए हाँ या ना, जोड़िए 100% होगा, क्या बचा आपका 59%। तो वही कह रहा है कि कटौती के बाद परिवार की कुल आर्थिक आय कितना होगा, कितना कितना बचा है 42,500 का, 42,500 का कितना प्रतिशत बचा है आपका, तो 59%। और 59% का मतलब क्या 59/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 25 और 59 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इतना तो मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हैं, या आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, देखिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 9 पचे 45, जिसके लास्ट में 5 होगा, इतना मल्टीप्लाई तो हमें भी नहीं आती है, करना पड़ेगा। देखिए 9 पचे 45, लास्ट में 5, किसमें लास्ट में 5, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, इसमें भी कोई और प्रश्न है क्या, मैं एक बार देख लूं, नहीं इसमें कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, अगले पेज पे चलना पड़ेगा, अगला पेज, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी हम मैनेज करें, 1 मिनट, हाँ चलिए दिख रहा होगा, इतना तो काफी है। कहता कि एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम का गलत वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन दिया कितना है 960 ग्राम। देना कितना चाहिए उसको 1000 ग्राम, लेकिन दिया कितना है 960 ग्राम। कितना ग्राम लाभ कमाया है 40 ग्राम लाभ कमाया है। किसके ऊपर, तो 1000 के ऊपर नहीं, किसके ऊपर 960 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा 100। इसको हल कीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, 4 से काट देंगे इसको तो 4 दूना 8 और 4 चौको 16, फिर 4 से काटेंगे 4 6 24 और 4 से काटेंगे 25 चौको 100। अब 6 चौको 24, 4 सही 1/6%। कहां पे लिखा है 4 सही 1/6, ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 77 करें कि किराने वाले को क्रमशः 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम की कीमत वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 16.5 किलोग्राम यानी कि 50 किलो की कीमत वाली दालों का मिश्रण प्राप्त हो जाए। एलिगेशन का प्रश्न है, एलिगेशन लगाते हैं। पहले का मिश्रण कितना है 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम। दूसरे का कितना है 20 किलोग्राम। ओवरऑल कितना मिला रहा है तो 16.5 यानी कि 50। एलिगेशन लगाइए, घटाइए कितना होगा। जब 20 में से आपका 16.5 घटेगा तो 16 4 20, 3.5, 3.5 और 15 में से घटेगा कितना होगा 15 16 1.5। समान अंक पे दशमलव है तो दशमलव को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 35 और 15 यानी कि 5 3 15 और 5 7 35। क्या अनुपात मिला, किसका किसके से पूछा है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 7 अनुपात क्या हो गया 3। यही आपका उत्तर है। कहां पर लिखा है 7:3, ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा होगा, प्रश्न नंबर आपका 78 होगा। 78 का है कि 7 पुरुष या 10 महिला 10 दिन में 100 मीटर की दीवार बना सकते हैं, तो 600 मीटर की दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिला को कितने दिन लगेंगे। देखिए 7 पुरुष मतलब मेन, या 10 महिला किसी काम को 10 दिन में, दोनों 10 सॉरी यहाँ पे महिला है तो इसको
एफ कर देते हैं ताकि फीमेल हो जाए। ठीक है, चलिए अब दोनों मिलके यानी कि दोनों अलग अलग यानी कि 7 पुरुष करें या 10 महिला करें, 10 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आप मल्टीप्लाई 10 भी कर सकते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, टाइम की बर्बादी करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप देखिए पुरुष की क्षमता कितनी है 10 और महिला की क्षमता कितनी है 7। लिख दें यहाँ पे, आपको तो ऑलरेडी पता हो ही चुका होगा। अब इसमें लगा देंगे हम MDH फार्मूला। कौन सा फार्मूला? MDH फार्मूला। और प्रश्न क्या कर रहा है कि 7 पुरुष यानी कि 7 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो कितना काम होता है, दिया है आपका कि 100 काम हो जाता है। ठीक है, बराबर कह कि 14 पुरुष और 20 महिला किसी काम को करते हैं। कितना? 14 पुरुष और फिर कितना? 14 पुरुष और प्लस 20 महिला, 20 फीमेल, तो कितना काम हो जाता है 600। तो कितना दिन में करेंगे इंटू D2। अब इसको हल कीजिए। देखिए m की वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 गुणे 10 इंटू 10। m की वैल्यू हो गई बटा में कितना यहाँ पे 100 बराबर यहाँ देखिए 14 और m की वैल्यू 10, तो 14 दहा के कितना हो जाएगा 110 प्लस 20 और f की वैल्यू कितना 7, तो 7 गुना 14 फिर से क्या 140 बटा में कितना 600 और यहाँ क्या है आपका, यहाँ पे आपका D2 तो पहले से है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या मिलेगा आपका 7 गुणे 10 इंटू 10 बराबर 140 और 140 कितना हो जाएगा आपका 280 और ये D2। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और फिर 7 से काटेंगे आप 7। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? नहीं, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 7 चौको 28, 7 चौको 28। कुछ गलती हुआ है? कुछ गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है मैं एक बार देख लूँ। सही तो है सब कुछ, 2 जीरो से 2 जीरो कट भी जाएगा यहाँ पे 7 7 28। ठीक है, ठीक है, 7 चौको 28। ठीक है, कुछ तो गलती हो गया, मैं एक बार शुरू से देख रहा हूँ। 7 इंटू 10, ठीक है 14, 20 पुरुष का रहा है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, 14 पुरुष और 20 महिला, तो पुरुष की वैल्यू 10 यानी 10 से 40, 14 7 दूना 14। ठीक है, 128 कितना काम कर सकते हैं 600 ना, हाँ 600 काम कर सकते हैं। ठीक है, और 100 काम करते हैं 7। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ओहो यहाँ 6 बचा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका 6 बचा है, यही मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे आपका कितना होगा 3, फिर इसको 2 से काटेंगे 5 बार में और यहाँ 3, तो 3 पचे 15। D2 का मान कितना हो जाएगा 15 दिन, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है आपका, ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न था, काटने उठने वाला प्रश्न था और कुछ नहीं था। यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है इसलिए थोड़ा सा एक ही में हो गया है, इतना आप मैनेज कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा होगा, प्रश्न नंबर 79। मैं प्रश्न को थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आप लोगों को दिखे। चलिए प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150 रुपये पे अंकित करता है और 40% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% पे अंकित करता है। यदि उस वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है तो कितना अंकित करता है, 150% अधिक अर्थात 250 रुपया अंकित करता है। अब 250 रुपया अंकित करने के बाद क्या करता है, 40% का छूट देता है। तो 250 का जब आप निकालेंगे 40% तो कितना का छूट देगा, 0 से 0 25 चौक को 100 रुपये का छूट दे देगा। कितना में वस्तु बेच देगा, 150 में। आप मुझे बताइए कि 100 की वस्तु कितना में बेच दिए हैं, 150 में, कितने का लाभ हो गया है, तो आप कहेंगे 50% का। कितने का, 50% का। तो आप बताइए कि 1600 की वस्तु है उस पर आप 50% लाभ लेना चाहते हैं, और 50% की वैल्यू यहाँ देखिए
50% की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि 2 रुपये की वस्तु होगी तो 1 रुपया लाभ कमाएंगे, यानी कि 2 की वस्तु को 3 रुपये में बेच देंगे। अब वस्तु कितने की है? 1600 रुपये की है। और लाभ के लिए वस्तु को ज्यादा में बेचना चाहिए कि कम में? तो आप कहेंगे ज्यादा में बेचिए, कम में काहे बेचेंगे? तो फिर यहाँ से ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे, 2 से काटेंगे 800 और 8 तरीके कितना हो जाएगा? 2400। यही 2400 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक मिनट अभी इसमें प्रश्न है? हाँ अभी इसमें प्रश्न तो है। कहां तक के प्रश्न हो गए थे? हाँ अब 80 प्रश्न 80 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि वह 20% का लाभ हो? देखिए 10% की हानि के मतलब वस्तु 90 का बिकेगा और 20% के लाभ के मतलब वस्तु 120 में बिकेगा। बात क्लियर है? वस्तु है कितने का? तो 480 रुपये का। वस्तु कितने का है? 480 में। आपको अभी बताएं कि लाभ के लिए वस्तु को यहां से लाभ कमाना है तो वस्तु को ज्यादा में बेचिए तभी लाभ मिलेगा, कम में बेच देंगे तो हानि हो जाएगा। तो लाभ कमाना है तो वस्तु को हमने ज्यादा में बेच दिया। इसको हल कीजिए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 3 से काटिए तो यहाँ 3 से काटेंगे तो आप कहेंगे 16 3 48 और 3 से काटेंगे तो यहाँ 3, फिर 3 से काटेंगे 3 चौको 12 और 16 चौको 64 कितना? 640 रुपया। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर कौन सा? 81। देखिए ध्यान से, कह कि एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 8500 है। औसत मासिक वेतन यानी कि ओवरऑल कितना है? 8500। और जो 7 श्रमिक हैं उनका औसत वेतन कितना है? 10,000 है। और शेष का औसत मासिक वेतन कितना है? 7800 है। कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिए, कुछ मत कीजिए, पहले इसमें लगाइए एलिगेशन। एलिगेशन लगाने से पहले थोड़ा सा एक बात हमको याद रखने की आवश्यकता है। पहले दो जितना जीरो कॉमन है उसको काट दीजिए। 2 0 कॉमन काट दिए, 2 0 कॉमन काट दिए, 2 0 कॉमन काट दिए। तो 7 श्रमिकों की कितना है? 2 0 काटने के बाद बच गया क्या आपका? 100। क्या बच गया? 100। यहाँ 2 0 काटने के बाद क्या मिल गया? 78। ओवरऑल कितना है? 85। लगाइए एलिगेशन और आ गया आंसर। 85 में से आपका 78 जाएगा, कितना होगा? 7। अरे 78 2 80%, ठीक है। और यहाँ करेंगे 85 में से, यानी कि 100 में से 85 गया कितना? 15। टोटल पूछा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 15 7 कितना? 22 आपका आंसर है। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कल की किसी शिफ्ट में ऐसे ही प्रश्न पूछा था जिसका आंसर मुझे अच्छे से याद है, बताए थे। कितना आया था? 123 के आसपास आया था, ठीक है। आई थिंक उतना ही आया था। और उसी के आधार पर केवल अंक बदल के पूछ लिया है। कह कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 183 है। क्या 183 सम संख्या है? आप बताइए। आप कहेंगे नहीं, तो यह किसी न किसी 2 संख्याओं के बीच में होगा। किसके बीच में हो सकता है? तो 182 और 184 के बीच में होगा। तो देखिए 6 संख्याएं, 2 संख्या मिल गया, तो अब 2 संख्या और इधर जाइए और 2 संख्या आगे जाइए। बात क्लियर? लेकिन सम में तो यहाँ क्या है? 80 है, एक पीछे जाएंगे, 82 था ना, तो 80 हो जाएगा। फिर एक और पीछे जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका? 78 हो जाएगा। क्या पूछा है? छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 78। बड़ी पूछता तो आगे जाते। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा आपका होगा? प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि एक बिल्डर 2550 रुपये उधार लेता है और उसे 2 समान वार्षिक किस्तों के अंत में 2 वर्ष के अंत तक 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भुगतान किया जाता है। प्रत्येक किस्त कितना होगा? किस्त वाले प्रश्न तो सभी शिफ्ट में पूछे हैं, तो चलिए इसको भी देखते हैं। ध्यान दीजिए, 4% की वैल्यू तो आपको पहले से पता होगा कि 25 चौको 100, यानी कि 1/25। यदि 25 रुपया मूलधन है, यदि 25 रुपया मूलधन है तो 1 रुपया का ब्याज अर्थात किस्त कितने का बनेगा? 26 का।
लेकिन बात 2 वर्ष की हो रही है तो क्यूब वर्ग करते हैं, 2 वर्ष का होगा तो वर्ग और 3 वर्ष का होगा तो क्यूब। तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 625। तो फिर इसका भी वर्ग, तो 26 का वर्ग कितना होगा, 676। किस्त कर रहा है बराबर, यहाँ किस्त बराबर नहीं है तो किस्त को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। यहां भी क्या कर दीजिए, बराबर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां देखिए 25 का 26 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आपका हो जाएगा, तो 25 चुक 25 छक्के 150, यानी कि 0 और कैरी 1, अब 25 दूना 50, 50 और 15 कितना 65, यानी कि 650। तो टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया, जुड़िए 6 दूना 1275, कितना हो गया 1275। और आपका किस्त कितना है, आपका किस्त कितना है 676 ही है। लेकिन मेरे अनुसार मूलधन कितना है, 1275 रुपया है, लेकिन यहाँ कितना मूलधन है, देखिए 2550, कितना है 2550 है। कितना गुना गया होगा, देखिए कितना गुना, 2 गुना। तो 5 दूना 10 के 0 कैरी 1 और 7 दूना 14 15 5 कैरी 1 और 12 24 25, सही है, ठीक है, 2 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, 2 गुना हो जाएगा। 6 दूना 12 के 2 कैरी 1, 7 दूना 14 15 के 5 हासिल 1, 6 दूना 12 के 13, कितना 1352। 1352 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न पे चलने से पहले थोड़ा सा हम आपको प्रश्न को ऊपर कर दें ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। 1 मिनट थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, ठीक। चलिए, अब तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि 2 वर्षों में ब्याज के वार्षिक 3% पर 10,000 के लिए चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए 3% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे कि 3% की जो वैल्यू होती है 3/100 होता है। यदि 100 रुपया मूलधन होता तो 3 रुपया ब्याज मिलता। कितना मिलता, 100 रुपया हम दिए होते तो 3 रुपया ब्याज के साथ हमको 103 रुपया मिलता। 3 रुपया अधिक मिलता, नहीं कि 103 रुपया मिलता। कितने साल, तो यहां देखिए 2 साल। मूलधन कितना मेरा है, तो आप कहेंगे 10,000। अब जब 10,000 मूलधन है तो चक्रवृद्धि ब्याज पे या साधारण ब्याज पर किसी पे पैसा देंगे तो पैसा हमको ज्यादा मिलेगा, इसलिए यहां से ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। बस बात खत्म, आपका आंसर आपके सामने। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 और 103 और 1 गुणे 103, यानी कि 103 का क्यूब आपका होता है 10,609। 10,609, 10,609 ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि राशि है। देखिए क्या इतना से आपका आंसर मिल जाता है, 10,609 हम मिल जाएगा। 10,609 ऑप्शन नंबर बी। आपको आधार निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। आधे प्रश्न को हल कीजिए, आंसर लगाइए, हमको टाइम बचाना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को भी थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा 85 नंबर प्रश्न। कह कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 है। ये शायद 23 तारीख के किसी शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछा था। ठीक है, जो आय का अनुपात है वो 10 कितना है, 6 है। अब ध्यान दीजिए 10:6 न लिख के क्या लिख सकते हैं, क्यों ना हम इसको संक्षिप्त कर लें ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। 10 को 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा और 6 को 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि 5:3। बोलिए हाँ या ना। फिर 18 और 10 को संक्षिप्त कीजिए, 9 दूना 18, 5 दूना 10। क्या लिख सकते हैं कि 9 कितना 5। ऊपर वाला आय का, नीचे वाला व्यय का। और इनका जो बचत है वो दिया है 52,000, 5200 और कितना 3600, इनके बचत का अनुपात है। तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर निकाल लीजिए। तो यहां से करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 27, 5 25, 25, 27 में से 25 गया कितना 2, और यहां अंतर कीजिए।
देखिए 52 का 25 में करेंगे तो 2 जीरो वैसे ही और 5 2 5 25 2600 कितना हो जाएगा 2600। थोड़ा सा दूर हो गया क्या, नहीं 2 जीरो 5 26,000 में होगा 26,000, ठीक है। माइनस अब 36 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 9 आपका होता है 324, कितना 324, 2 जीरो वैसे ही। निकालिए अंतर कितना हो गया, तो 2 की वैल्यू घटाइए कितना हो जाएगा, घटा देंगे आपको। माइनस प्लस का अंतर मत देखिएगा, माइनस प्लस का अंतर नहीं देखा जाता है इसमें। कितना 6400, हाँ 6400 कितना होगा 6400, ठीक है 6400। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 3200, एक की वैल्यू 3200, तो एक की वैल्यू 3200 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 32 गुणे 5 यानी कितना 16, 32 25 160, हाँ कितना हो जाएगा 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू आपका हो गया 16,000, ठीक है। तो फिर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 3 की वैल्यू, एक की वैल्यू 3200 तो 32 तिया कितना होता है 96, 32 तिया 96 कितना हो जाएगा 9600, यानी कि 16,000 और 9600 कहाँ पे लिखा है 16,9600, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, ध्यान से देखिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 86, बहुत आसान सा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेटिव प्रश्न है और कुछ नहीं है। कह रहा है कि 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दिए 10,920 के ऋण का भुगतान किस वार्षिक किस्त से होगा, ठीक है। साधारण ब्याज का किस्त वाला प्रश्न है, साधारण ब्याज का एक किस्त वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है प्रश्न में। कह रहा है कि 12%, यदि पहला किस्त 100 का होगा, यानी कि प्रत्येक किस्त मान लीजिए किस्त तो बराबर होंगे, ब्याज न बढ़ेगा, किस्त तो बराबर होंगे, यानी कि एक किस्त 100 है तो दूसरा किस्त 12% ब्याज के साथ कितना होगा 112 होगा। तीसरा किस्त फिर 12 रुपये ब्याज के साथ 12%, 100 का 12% कितना 12, यानी कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना ऋण हुआ तो इसको जोड़िएगा, 4 2 6 और 2 1 3 और 3 कितना हुआ 336। मेरे अनुसार तो 336 रुपये का ऋण हुआ, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कितने का है 10,920 का है, 10,920 का है। तो ये 10,920 की वैल्यू कितना है, ये बराबर है 336 का। तो फिर एक की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, एक की वैल्यू 336 से 10,920 में भाग लगा दीजिए, कितनी बार में जाएगा तो जाएगा अप्रॉक्स 32.5 के समथिंग जाएगा। एक बार आप लोग चेक भी कर लेंगे, ठीक है 32.5 के समथिंग जाएगा। तो फिर हमको किसका प्रत्येक किस्त कितने का है 100 का है, 100 की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो एक जीरो से एक दशमलव हट गया और एक जीरो बढ़ जाएगा 3250, कहीं पे लिखा है 3250, हाँ ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 87। इतना आसान सा प्रश्न पूछा है, देखिए कह रहा है कि 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किमी प्रति घंटा में क्या होगा। अब गति डी बराबर एस टी या फिर चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी कितना है तो 335, समय कितना लिया है 18 सेकेंड। तो ये आपका चाल मीटर प्रति सेकंड में हो गया, लेकिन किमी प्रति घंटा में पता करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई, ये भूलेंगे नहीं, 18 से 18 कट जाएगा और 5 से अब भाग देंगे तो 5 6 के 30, 5 7 35, क्या मिलेगा 67 किमी
प्रति घंटा कहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा होगा, 87 हो गया। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि एक 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 175 मीटर लंबी, क्या कर रहा है जी, एक 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 175 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी, ठीक है, दो रेलगाड़ियां हैं, 175 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही हैं, तो पार करने में पहली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आपको पता होगा कि D बराबर ST, इसको भूलेंगे नहीं, इसी का परिवर्तित रूप होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब दूरियां तो दोनों का जुट जाएगा, दूरी तो हमेशा जुटता है, किस कंडीशन में माइनस होता है आपको देखना पड़ेगा, क्या, फाउंडेशन बैच। ठीक है, पर यहां तो आपको दूरियां जुट जाएंगी, कितना, 105 और 175, 105 प्लस 175। ठीक है, देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, समान दिशा में जा रही हैं। जब समान दिशा में जा रही हैं तो दोनों के चालों का क्या हो जाएगा, अंतर, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा में से 54 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाएगा, क्या बचेगा आपका, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी किसमें है, मीटर में, तो चाल कैसे घंटा में, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो फिर कितना से, 5/18 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 5/18 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इनटू क्या, टी, टाइम पूछा है तो टी। यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 280, यहाँ पे आपका हो जाएगा 280 बराबर कितना, इसको संक्षिप्त कर लेते हैं, 36/18, लीजिए कट गया, क्या मिला आपका, 5/3 इंटू क्या, टी। अब 5 से काट लेते हैं, या कहिए तो 3 से काट ले, 3 से नहीं कटेगा अभी ना, जोड़े सही है ना जी, 75 5 80 सही तो जोड़े हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 तो मल्टीप्लाई होगा ना, 3 से मल्टीप्लाई, 5 से काट लेते हैं, तो 5 5 25, 5 5 25 और 3 30 और 5 6 30, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी बराबर 36/18 के 8 हासिल 1 और 5 3 15, 15 1 16, 168 सेकेंड। लेकिन ऑप्शन में देखिए मिनट में चेंज करके दिया है, तो आपको पता होगा कि 168 सेकेंड में कितना मिनट और कितना सेकेंड हो जाएगा, तो 120 सेकेंड का 2 मिनट होता है, तो आप कहेंगे 2 मिनट, और 168 में से 120 चला गया तो आप कहेंगे 48 सेकेंड। तो 2 मिनट 48 सेकेंड कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा होगा, प्रश्न नंबर 88 हो गया। प्रश्न नंबर 89, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। लीजिए मैंने क्या किया, ऊपर किया इसको। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 रुपए का, यानी कि 6 रुपये 40 पैसा का भुगतान करता है। वह फिर दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचता है, जिससे जब 8 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसे क्या होता है, 37.5% का लाभ होता है। तो ग्राहक द्वारा प्राप्त दूध में पानी का अनुपात क्या है, दूध में पानी का अनुपात, यानी कि दूध और पानी का अनुपात पूछा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो जो उसकी दूध का क्रय मूल्य है, दूध का क्रय मूल्य है कितना है, 6.4, यानी कि 6 रुपया 40 पैसा। आप बताइए कि जब उसमें पानी चला के मिलाया होगा तो पानी नल से निकाला होगा, तो क्या पानी जब मिलाया होगा तो कुछ रुपया खर्चा हुआ होगा, तो आप कहेंगे नहीं, नल को चलाया होगा, पानी निकला होगा, उसमें डाल दिया होगा, यानी कि पानी के जो क्रय मूल्य है क्या, 0। पानी का क्रय मूल्य क्या हो गया, 0। अब क्या किया, यही एक कंडीशन समझने वाली है कि जब वो 8 रुपये में बेचा है, देखिए क्या करता है, बेचता है, और सभी हम लिए हैं क्रय मूल्य,
तो नीचे भी यहाँ पे जो अप्रोक्स वैल्यू होगी वो भी क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। लेकिन ये दे दिया है विक्रय मूल्य, लेकिन साथ में एक बात और दिया है कि 37.5% का लाभ होता है। आप बताइए कि जब 8 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो 37.5% का लाभ होता है, तो वस्तु कम में खरीद के लाए होंगे कि ज्यादा में? अरे जब लाभ हो रहा है तो वस्तु को कम में खरीद के लाए होंगे, तभी तो लाभ हो रहा है। तो आप पहले 37.5 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, कितना होता है आपका, होता है 3/8। कितना होता है, 3/8। यदि 8 रुपये की वस्तु होती तो 3 रुपये का लाभ होता, कितना में बिक जाता, 11 में बिक जाता 8 की वस्तु। बोलिए हाँ या ना? लेकिन बिका कितना में है, 8 रुपया में। 8 रुपया में बिका है तो वस्तु को हम ज्यादा में खरीद के लाए होंगे कि कम में? तो आप कहेंगे कि जब लाभ पर बेचे हैं तो लाभ हुआ है तो हम कम में खरीद के लाए होंगे यहाँ से। अभी यहाँ से कम में खरीद के लाए होंगे तो कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। क्या होगा, 8 × 64/11। ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया, 64 बटा कितना, 11। अब जब बटा में 11 है ना, तो 11 को यहाँ से हटा देते हैं, सब में क्या करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 11 चौको 44 के 4 कैरी आपका 6, और 11 6 के 66, 66 और 4 कितना, 70, यानी कि 70 कितना 4। और यहाँ पे तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, 0। और यहाँ पे 11 से 11 कट जाएगा, क्या मिलेगा आपका, 0। ठीक है, अब इसी में लगा दीजिए आप क्या, एलिगेशन। जब 64 में से 0 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 64। और जब 70 रुपये और 40 पैसा में से 64 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 रुपया 40 पैसा। इसको संक्षिप्त करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि 1 और यहाँ पे क्या, 10, 1:10। यानी कि ये क्या था, ये आपका मिल्क था और ये क्या था, वाटर था। क्या पूछा है, कह कि दूध में पानी का अनुपात, दूध में पानी का अनुपात, दूध में पानी का अनुपात तो कितना है, पानी कितना है 1 और मिल्क कितना है 10, तो 1:10। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है ना, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर कौन सा होगा, प्रश्न नंबर आपका 90 होगा ना, ये प्रश्न 90 है। ठीक है, जिसने भी फोटो भेजा है थोड़ा सा समस्या हो गया इसमें। कह रहा है कि एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास एक भैंस है। 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। गांव में कुल 960 परिवार रहते हैं, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। इसको करते हैं डायग्राम से, देखिए एक डायग्राम मान लीजिए किसका है, तो मान लीजिए एक गाय का है। किसका है, गाय का है। ठीक है, गाय का कितना प्रतिशत है, तो 60%। एक डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, एक डायग्राम मैं इतना बड़ा ले लेता हूं। ठीक है, एक क्या है, एक गाय का है, कितना प्रतिशत है, तो 60%। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, इसमें आगे क्या कह रहा है आपसे, और 30% परिवार के पास भैंस है और 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस है, यानी कि कुछ बीच में कॉमन भी है, कुछ बीच में क्या है, कॉमन भी है। तो जो कॉमन वाली वैल्यू है उसका मान दिया कितना, 15%। कितना दिया है, 15%। ठीक है, और ये आपका भैंस है, कितना प्रतिशत, 30%। 30%। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पूछा है कि 960 परिवार है तो कितने के पास गाय या भैंस नहीं है। देखिए 60% में से वो भी व्यक्ति शामिल है जिसमें 15% जिनके पास भैंस भी है, तो केवल गाय वाले कितने हो जाएंगे, तो 60 में से आप 15 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 45।
45% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास केवल गाय है। वैसे भैंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 में से 15 घटा दीजिए, 15% केवल भैंस वाले हो जाएंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि टोटल कितने हो रहे हैं गाय और भैंस वाले, तो आप कहेंगे 45 और 15, 45 और 15 क्या हो जाएंगे आपके टोटल गाय और भैंस वाले हैं, यानी कि दोनों मिला के कितने हो गए 45 और 15, आप कहेंगे 50 10 60, यानी कि 60% क्या हो जाएंगे गाय और भैंस दोनों वाले हो जाएंगे। और 60 और केवल गाय वाले 45, केवल भैंस वाले 15 और दोनों वाले 15, तो 15 15 30 और 30 और 15 कितना 75, यानी कि 75% ऐसे परिवार हैं जिनके पास गाय भैंस या फिर दोनों है। तो 25% परिवार के पास क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन इसमें कितना दिया है, कहाँ गया प्रश्न 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 प्रश्न, हाँ, गांव में कुल कितने हैं 960 हैं। तो 960 लोगों में से 25% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हल कीजिए, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 5 5 25 और 5 दूना 10, फिर 2 से काटेंगे तो आप कहेंगे 4 दूना 8 और 1 मिनट कहेंगे आप कि 4 दूना 8, 4 दूना 8 और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 4 चौको 16, मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20 के 0 करेंगे तो 4 5 20 और 20 2 4 5 20 2 22, कहीं गलती हुआ क्या, अच्छे 2 8 16 ना, 2 8 16, माफी चाहते हैं, 2 8 16, 8 5 40 के 0 करें 4 और 4 5 20 20 4 24, कितना 240 कहाँ पे है, 240 आपका ऑप्शन नंबर सी पे है और ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 91 होगा। प्रश्न नंबर 91 कह कि 135, 171 और 192 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका HCF वही संख्या हो सकता है कि जिससे यह तीनों संख्या विभाजित हो जाए। 8 से विभाजित होगा तो 8 से विभाजित नहीं होगा तो 8 इसका HCF नहीं हो सकता है। 3 होगा तो देख लेते हैं, 3 से पहले तो 9 है तो पहले हम 9 पे चेक करेंगे, 10 तो नहीं होगा, बात खत्म। 9 से देखिए 5 3 8 1 9 हो सकता है और 7 1 8 1 9 हो सकता है, 9 1 10 10 2 बार नहीं, 9 से नहीं होगा। HCF का बचा 3, 3 से ये सभी संख्याएं विभाजित है, HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे कराए कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 310, 550 और 728 से विभाजित करने पर समान शेष बचे। वही HCF की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, HCF की बात हो रही है। तो देखिए HCF क्या, कि इसका HCF 212 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 212 से यह तीनों संख्याएं विभाज्य नहीं है। एक 222 से भी नहीं है और 22 से भी नहीं है। क्यों, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 0 है तो फिर लास्ट में यहाँ पे 0 किसी न किसी में होना चाहिए, या फिर वह संख्या 2 और यानी कि यहाँ पे 0 है तो किसी किसी विभाजित हो सकता है कि 2 5 और 10 से, तो यहाँ क्या दिया है 2 दिया है तो 2 आपका इसका HCF हो सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका 93 शायद होगा, जो भी प्रश्न हो देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक ही जगह से 9 मिनट के अंतराल पे 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। उस स्थान पर आने वाला एक व्यक्ति देखता है कि 2 बंदूकों की आवाज सुनने के बीच 8 मिनट 48 सेकंड बीत चुके हैं। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है तो वह व्यक्ति उस स्थान पर किस चाल से आ रहा है। ध्यान दीजिए, करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका आपका फाउंडेशन बेस में सिखा दिए हैं, यहाँ पे दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। करे कि 9 मिनट सभी सेकंड में, यहाँ पे मिनट और सेकंड दोनों दिया है तो क्यों ना सभी को हम सेकंड में बदल लें। तो 9 मिनट में कितना सेकंड होगा, 9 छक्के 54 540, कितना सेकंड होगा आपका 540 सेकंड। ठीक है, इसके 2 भागों में तोड़ देते हैं, 2 भागों में ना, हाँ, क्योंकि एक आपका उसका चाल होगा, किसका, एक आपका हवा का चाल होगा
यानी कि सॉरी ध्वनि का, एक ध्वनि का चाल होगा और एक व्यक्ति की चाल होगी। तो यहाँ पे तोड़ते हैं तो कह रहा है कि बंदूकें की आवाज़ सुनने के बीच 8 मिनट 48 सेकंड, 8 मिनट 48 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो 8 मिनट 8 छिक्के 48, 480 और कितना सेकंड? 48 सेकंड, कितना हो जाएगा? 528, 528, 528। अब देखिए 440 में से 528 निकल गया, बचा कितना? 12। आप बताइए व्यक्ति की चाल ज्यादा होगी या फिर ध्वनि का? तो आप कहेंगे ध्वनि का, तो ये आपका साउंड की चाल हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा? आदमी की चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आदमी यानी कि मैन की चाल हो जाएगी। ठीक है, अब इसको संक्षिप्त कर लीजिए। संक्षिप्त करेंगे ये कितना से कट जाएगा आपका? 12 से पूरा पूरा कट रहेगा, 12 कम 12 और फिर यहाँ काटेंगे तो 12 चौक 39, 12 चौक 39, 44 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 44 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्वनि की चाल मेरे अनुसार कितना है? 44 है, लेकिन यहाँ पे दिया है कितना है? 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो 44 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 330 के बराबर हो जाएगी। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? 330 बटा कितना? 44। इसको संक्षिप्त करेंगे तो कितना से कट जाएगा? 11 से कटेगा। 11 चौको 44 और 11 तिया 33, फिर 2 से कटेगा तो 15 दूना 30। क्या मिला? यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ स्पष्ट रूप से यहाँ देख लीजिए 15/2। लेकिन चाल किसमें पूछ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। ये तो चाल आपका मीटर प्रति सेकंड में है। किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड, छोटका से बड़का में जाना है तो बड़का ऊपर छोटका नीचे। तो 2 नवा 18 और 5 तिया 15 और 9 तिरी 27, 27 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पे लिखा है? सी पर लिखा है, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रथम शिफ्ट को देख लिए, अब लगे हाथ द्वितीय शिफ्ट को देखते हैं। पेपर आ चुका है और इस वीडियो के बाद अगला वीडियो वही, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, बस वह भी वीडियो क्या हो रहा है? तुरंत अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ।